नमस्कार दोस्तों, बीइंग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीमेंट्स डिस्कस किए थे और आज हम इंटरनेशनल बॉडीज डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ टर्म्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन आया था जो बायो रेमेडिएशन से था और ये सिंपल था। इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स को यूज किया जाता है लैंड और सी को ट्रीट करने के लिए, नेचुरल ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है इन सबको ट्रीट करने के लिए। तो इसका आंसर होगा डी, बायो रेमेडिएशन। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, कुछ एलिमेंट्स दिए थे और उनका यूज बताना था, तो इनको मैच करना था। तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कार्बन एजिंग में यूज होता है और यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। बस एक अगर इनमें से किसी का पता होता कोबाल्ट या आयोडीन का तो आंसर लगा सकते थे, तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। और ये क्वेश्चन 15 और 16 दोनों ईयर में रिपीट हुआ है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आगे देखते हैं हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका विजन है कि ऐसा वर्ड बनाना जो नेचर की वैल्यू और उसको कंजर्व करता हो। तो ये विजन याद रखें, कई बार आ जाता है। और ये जो है रेड लिस्ट पब्लिश करती है, रेड डेटा बुक पब्लिश करती है। इसके मेंबर, ये भी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, एक बार यूपीएससी में आया हुआ है ये IAS के एग्जाम में, कि इसके मेंबर कौन कौन है। तो इसमें स्टेट्स भी होते हैं और एनजीओज भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट्स होंगी, एनजीओज भी इसके मेंबर्स होते हैं। इसका प्रायोरिटी एरियाज है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जो नॉर्मल मतलब होते ही हैं ये कि जो भी मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो इन सारी चीजों पे ही ध्यान देती है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्यूमन वेलबींग, ग्रीन एनर्जी। तो ये पांचों जो टॉपिक हैं इसके की एरिया हो गए। आगे देखते हैं साइट्स है हमारा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको मॉनिटर करने के लिए साइट्स काम करती है। इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। और ये जो बनी थी ये IUCN की मीटिंग जो हुई थी 1963 की, तो उसमें एक प्रस्ताव दिया गया था जिसको एक्सेप्ट किया गया था। तो ये 1963 में बनी थी IUCN की मीटिंग से। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। ये इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज में है। ये मैं बता देता हूँ, ये इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन बना कैसे था। क्या होता था कि व्हेल जो होती है हमारी मछली, उनको खाने के लिए यूज किया जाने लगा था बहुत ज्यादा, और उनकी जो नंबर्स थे वो कम होते जा रहे थे। तो इसलिए जो सब लोगों ने मिलके और इस कमीशन का गठन किया। तो ये क्या करता है, आपके व्हेल स्टॉक को कंजर्व करता है, प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ व्हेल स्टॉक, और उसके नंबर और साइज को, जो कि मेडिकल यूज के लिए जैसे ऑयल यूज होता है व्हेल का, तो उसके लिए लिमिटेड नंबर का अलाउ किया जा सकता है, लिमिटेड नंबर ऑफ साइज, जो कि आप उनको मतलब पकड़ सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका पर्पस है कि क्लीन एनर्जी को एंडोर्स करना और सस्टेनेबल एनर्जी, जैसा कि हमने पहले देखा था, क्लाइमेट हो गया, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इसके पर्पस में आते हैं। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, इंडिया में। और इसमें जो एरिया आता है, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी IAS का 2016 के पेपर में, 2015 में 16 में ही आया था। तो इसमें क्या था कि उसमें पूछा था कि एरिया कहां से कहां तक, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, तो उसके बीच में जितनी भी कंट्री आएंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, वो सारी कंट्री इसके मेंबर्स होंगे। और प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी साहब ने उनको कहा था कि सूर्य पुत्र है, बिकॉज सनलाइट जो है वहां पे पड़ती है 90 डिग्री, कम से कम एक दिन तो पड़ती है, मतलब एक साल में। तो उसके ऊपर वाले एरिया और नीचे वाले एरिया में 90 डिग्री पे कभी सनलाइट नहीं पड़ती है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है मतलब टिम्बर, पेड़ पौधों जो लॉग्स होते हैं हमारे, उनको मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि ये भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में ही आता है। तो ये इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बनाई गई थी। और इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूज एंड ट्रेड, मतलब इन सबको मॉनिटर करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर योकोहामा जापान में है। नेक्स्ट आता हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इससे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था और इसमें बस पूछा था कि इसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग कहाँ है। तो इसका आंसर बस न्यू दिल्ली था और ये CAPF के एग्जाम में लास्ट टू लास्ट ईयर था 2015 में। इसका क्या काम है, जो भी केसेस होंगे रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, तो उन केसेस को ये डील करता है।
और इसका एक और जो है मेन पॉइंट है इसका कि ये 6 महीने में 6 मंथ्स में केस को रिजॉल्व कर देता है। तो अभी हमारा एक कर्नाटक में बेल्लाडूर लेक है, बेल्लाडूर लेक, तो वहां पे अभी केस चल रहा था कि भाई वहां पे जो इंडस्ट्रीज बनी थी उनको इलीगल कर दिया गया था, और तो उन्होंने कि स्टेट बोर्ड था, एनवायरमेंट बोर्ड था, तो एनजीटी ने उसको रिकमेंड किया था कि भाई आप देखो इसको कि कैसे मतलब लीगल है या इलीगल है। और वैसे तो वहां की जो एरिया था वो प्रोटेक्टेड एरिया था, तो उसमें इंडस्ट्रीज बनाई नहीं जा सकती थी, तो इसलिए उनको स्टेट बोर्ड को इन्होंने रेफर कर दिया था। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक। ये जो ज्वाइंट प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइड फंड का और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड IUCN, और इसमें साइट्स भी इसके कोऑर्डिनेट करता है साइट से भी, और ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ क्राइम, जो मतलब इलीगल पोचिंग और ये सब होता है उनको कॉम्बैट करने के लिए ये बनाया गया। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसमें 6 कैटेगरी होती हैं, और इसका एक नाम था कि 1 वैल्यू 1 कलर और 1 डिस्क्रिप्शन। तो ये इस टैगलाइन के साथ इसको लॉन्च किया गया था, और इसमें 6 कैटेगरी होती हैं, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवर। मतलब ये कि अगर 0 to 50 है जो वैल्यू थी इसकी एयर इंडेक्स की, तो वो गुड में आ जाएगा। उसके बाद फिर सेटिस्फैक्ट्री के अभी भी ठीक है, ज्यादा नहीं नुकसान हुआ, और 101 से 2 में मॉडरेट हो जाएगा, फिर भी के पॉल्यूटेड तो है बट काम अभी भी चल सकता था, और 201 से और बाद में ये तीनों जो है डेंजरस हो जाती है, मतलब ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और इसमें ये याद रखें कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें कंसीडर किए गए थे। तो एक तो PM10 पर्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन जो होता है, और PM2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 अमोनिया एंड लेड PB। तो इनको याद रखें, इनमें से पूछे जाते हैं कौन कौन से एलिमेंट इसमें कंसीडर किए गए थे। नेक्स्ट आता हमारा ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज के जो अग्रीमेंट्स थे या प्रोटोकॉल्स थे वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कर लेते हैं कौन कौन सी गैसेज इसमें कंसीडर की जाती हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वाटर वेपर का, और इसके कॉज जो है मेन सोर्स मतलब कहाँ से आती हैं ये, तो ये टेम्परेचर राइज से वाटर वेपर आती है। अब इन दोनों चीज को अगर हम देखेंगे, टेम्परेचर राइज कैसे हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस से, और ग्रीन हाउस गैस कहाँ से आ रही है, टेम्परेचर राइज से। लेकिन टेम्परेचर राइज के और भी रीजन है, ह्यूमन वेट और अदर रीजन भी है। तो जब जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो वाटर वेपर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए। तो ये आता है हमारा फॉसिल फ्यूल को जलाने से, और ट्रांसपोर्टेशन जैसे मतलब बाइक या गाड़ी वाड़ी जो भी चलती है तो उनके धुएं में जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तीसरा आता है मेथेन। मेथेन निकलती है हमारी वेटलैंड्स में, और टर्माइट्स होते हैं, और ओशियंस में भी जो रिएक्शंस होती हैं उनसे हमारी मेथेन प्रोड्यूस होती है। ये ग्रीन हाउस गैसेज में कंसिडर की जाती है। आगे आता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को ब्रेक करते हैं उससे जब मतलब ये प्रोसेस चलता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल वाला, तो बैक्टीरिया जब नाइट्रोजन ब्रेक करते हैं सॉइल वाली, तो तब हमारी नाइट्रस ऑक्साइड क्रिएट होती है जो ग्रीन हाउस गैस होती है। ओजोन भी हमारी काम करती है ग्रीन हाउस गैस में। अब ओजोन आप कहेंगे ओजोन तो बेनिफिशियल है, लेकिन ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में बेनिफिशियल है, उसके नीचे वाला जो ट्रोपोस्फीयर होता है उसमें हमारी ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। तो ये ओजोन दोनों तरह से काम करती है। अगर एक जगह पे है तो सही काम कर रही है, अगर दूसरी जगह उसको रख दिया तो गलत काम करने लगती है। और इसका जो मेन है मेथेन जो है, इसको ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन से ये ओजोन प्रोड्यूस होती है ट्रोपोस्फीयर में, याद रखिएगा। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, और इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करके लाए गए थे, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो थे ओजोन डिप्लीट कर रहे थे। और अभी ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस में ही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो थे हमारे ओजोन डिप्लीट कर रहे थे, उनको हटा के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाए गए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो थे ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो इनको भी अभी जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कुछ जैसे किगाली एग्रीमेंट, इनको भी फेज आउट करने का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा SF6। तो ये जो है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स जो होते हैं जैसे सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफॉर्मर, इन सब में यूज होता है, और वहां से SF6 साइकिल में आ जाता है। तो ये भी ग्रीन हाउस गैस में कंसिडर होती है। नेक्स्ट ये करते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो CFC हम कंसिडर कर ही चुके थे। नाइट्रिक ऑक्साइड भी ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है, और
और लो टेम्परेचर इनेबल्स, जो मतलब पोलर रीजन है जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिक, तो वहां पे जो है जो क्लाउड्स बनते हैं उससे भी हमारी ओजोन डिप्लीट होती है, क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है जो ओजोन से रिएक्शन करती है और नाइट्रिक एसिड होता है जो किसी रूप से ओजोन से रिएक्शन करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन जरूरत नहीं है रिएक्शन की, तो इसलिए मैंने लिखी भी नहीं है, बस याद रखें कि ये 3 चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं ओजोन डिप्लीशन में। नेक्स्ट आता है हमारा मिनामाता कन्वेंशन। ये मिनामाता कन्वेंशन मरकरी से रिलेटेड है। जापान में एक सिटी है मिनामाता, वहां पे क्या हुआ था कि मरकरी जब एनवायरनमेंट में आई तो फूड चेन में पहुंच गई, तो मतलब लोगों को उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा, बीमार होने लगे। उस बीमारी का नाम रखा गया मिनामाता। उसी के बाद ये कन्वेंशन बनाई गई मरकरी के यूज और उसके रिलीज को कर्व करने के लिए, तो इसका नाम है मिनामाता। तो याद रखें कि मरकरी से यूज होती है मिनामाता, एक डिजीज भी है और ये सिटी कन्वेंशन भी है, तो इसमें बस ये याद रखें कि मरकरी का इसमें नाम आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ जो एलिमेंट्स है जिनसे क्या क्या बीमारी हो जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन 131 से होता है आपका, ये आता कैसे है, देखिए न्यूक्लियर टेस्ट से जो होता है आयोडीन 131 निकलता है, तो वो वेजिटेशन में पहुंचता है, फिर वेजिटेशन से जब जानवर उसको खाते हैं, मतलब पशु खाते हैं, तो फिर मिल्क में आ जाता है वो, और मिल्क से जो है फूड चेन में पहुंच जाता है, तो जो कि सीरियस डैमेज करता है थायराइड ग्लैंड्स को, जो मतलब गले में ये होता है घेंगा वगैरह हो जाता है, तो आयोडीन की वजह से वो होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है एयर, सॉयल, वाटर इन तीनों में अवेलेबल होता है और फ्लोराइड के रूप में अवेलेबल होता है, जो कि डेंटल फ्लोरोसिस का मेन कॉज है, और स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स भी ये कर देता है, क्योंकि हड्डियों को टाइट कर देता है, हाथ मुड़ने बंद हो जाते हैं ऐसे, तो ये इससे मेन डिजीज ये होती है। अभी क्या हुआ था, उड़ीसा में पानी वहां का फ्लोरिनेटेड, फ्लोरीन उसमें ज्यादा पाई जाती है, तो लोगों के दांत गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मतलब जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो वहां अभी कोई वो आ रहा था, मतलब रिजोल्यूशन दिया गया था उसके लिए कि भाई पानी यहाँ का साफ करा जाए। नेक्स्ट आता है हमारा कैडमियम, जिससे होती है इटाई डिजीज होती है, और इसमें जो मेन चीज है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, मतलब अगर हाथ को ऐसे मोड़ दिया तो टूट जाएगा, इतनी सॉफ्ट हो जाती है बोन्स, और किडनी फेलियर मेन कॉज रहते हैं इनके 2 चीज, तो याद रखिए। ये कभी कभी आता है कि मिलाने में, मतलब मैच द फॉलोइंग ऐसे करके आ जाता है, तो इन चारों चीजों को याद रखें। नेक्स्ट हम कुछ टॉपिक्स हैं जिससे एक बायो रेमेडिएशन का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, तो हम इनको देख लेते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होता है, जैसे पानी अगर बहने लगा बहुत ज्यादा, तो जो लैंड का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बह के नीचे चले आते हैं, किसी लेक में चले जाते हैं या वाटर बॉडी में चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वहां पे जो भी छोटे मोटे पौधे फिटोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं, उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, और इससे पेड़ पौधे भी डेंस फॉरेस्ट भी इनसे बन जाते हैं, और उसको जो फिटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन ज्यादा बढ़ने लगते हैं, एल्गल ब्लूम्स आ जाता है, मतलब एल्गी भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, तो उसको कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो याद रखें एल्गल ब्लूम यूट्रोफिकेशन से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अमोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जब कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, तो ये अमोनिफिकेशन कहलाता है। दूसरा आता है नाइट्रिफिकेशन, जो अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रेट में। नाइट्रेट जो है फिर यूज हो जाता है उससे, जो बैक्टीरिया होती है, जो मतलब ऑर्गेनिज्म होती है सॉइल में, वो नाइट्रेट यूज करती है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इन दोनों को याद रखें। बायो रेमेडिएशन जो क्वेश्चन में आया था कि इसमें क्या है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है ब्रेक डाउन, हजार्डस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया को यूज कर लिया या किसी और एल्गी को यूज कर लिया, इस टाइप के इन सब चीजों को यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही, थैंक यू।